गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज बात करेंगे मानव संबंध सिद्धांत ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और उसमें एल्टन मेयो का योगदान। जो मानव संबंध सिद्धांत है ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा संदर्भ लेंगे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का और कैसे फिर वहीं से मानव संबंध सिद्धांत का उदय हुआ है, तो उसकी बात होगी। तो यहां देखिए स्क्रीन पे, एल्टन मेयो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। हाँ, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जुड़े थे, वहां प्रोफेसर थे वो। समय 1880 से 1949, 1880 से 1949। इन्होंने 1927 से 32 के बीच में हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनसे मिले निष्कर्षों के आधार पर 1939 में मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। जो मानव संबंध सिद्धांत है ये लोक प्रशासन के विकास के तृतीय चरण में आया है। लोक प्रशासन के विकास का तृतीय चरण, जिसका समय था 1938 से 47, 1938 से 47। और सबसे बड़ी बात जो एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत में देखने को मिली है कि अब तक के जो सिद्धांत या लोक प्रशासन विषय का अब तक का जो डेवलपमेंट था, अब तक मतलब 39 जब ये थ्योरी आई, उन सिद्धांतों और उस डेवलपमेंट को एल्टन मेयो ने खारिज कर दिया था और एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया था। मेयो के पहले टेलर, बेवर, फ्योल, गुलिक जैसे विद्वान हुए थे। वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही, आदर संगठन जैसे सिद्धांत आए थे। सब बंद प्रणाली, औपचारिक संगठन, यांत्रिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। नियम, कानून और तथ्यों की बात करते थे। मेयो ने एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। प्रशासन में मूल्यों, संवेदनाओं की बात की। मानवीय दृष्टिकोण, सहभागी प्रबंध, इन चीजों पर जोर दिया। तो अब तक का जो डेवलपमेंट था लोक प्रशासन का 1887 वुडरो विल्सन से शुरू करके 1937-38 लूथर, गुलिक या ऑर्विक तक का, मेयो ने उस डेवलपमेंट के विपरीत विचार दिए थे। जो सिद्धांत आए थे उसके विपरीत थे और यही कारण है कि अब तक के सिद्धांतों को हमने थीसिस या क्लासिकल ग्रुप में रखा और अब एल्टन मेयो एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये एंटी थीसिस या नियो क्लासिकल ग्रुप के विद्वान हैं। तो एल्टन मेयो का योगदान हॉर्थॉर्न प्रयोगों पर आधारित है। एल्टन मेयो का योगदान और टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की समीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आप 1910-11 अमेरिकी इंजीनियर एफ.डब्ल्यू. टेलर, उनकी बुक पब्लिश हुई थी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बाद में उसका एडिशन आया था दूसरा, तो उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस पुस्तक में टेलर ने संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। हमने देखा कि जो टेलर का सिद्धांत था ये उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मात्रा में सहायक था। कई गुना तक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से। परिणाम हुआ था कि उसे हमने द्वितीय औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी थी और वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। सिद्धांत अमेरिका में आया था, मिडवेल और बेथलेहम जैसी निजी कंपनियों में आया था, लेकिन उन कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों ने भी टेलर के सिद्धांत को अपनाया था और अमेरिका के अलावा रसिया, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में भी उस सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ था। तो मिडवेल कंपनी, बेथलेहम कंपनी, जहां टेलर ने नौकरी की, प्रयोग किए, अपने सिद्धांत दिए, उनके अलावा कई और कंपनियां थीं जो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू कर रही थी।
स्वाभाविक सी बात है, एक या दो कंपनियों का उत्पादन बढ़ रहा था अगर टेलर को लागू करके, तो दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी चाहती थीं कि उनके यहां भी उत्पादन में बढ़ोतरी हो। निजी कंपनियों का तो उद्देश्य ही है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो दूसरी कंपनियां भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू कर रही थीं। उसी में आप देखेंगे उन्हीं दूसरी कंपनियों में अमेरिका के शिकागो शहर की एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। जैसा नाम देख रहे हैं आप, बिजली के सामान बनाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी ने भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया। जो जो टेलर ने बताया, वैज्ञानिक विधियां या फंक्शनल फॉर्मेनशिप या मेंटल रिवॉल्यूशन या डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम, जो जो टेलर ने सिद्धांत दिए थे, कंपनी अपने यहां लागू कर रही थी। उम्मीद थी कि जैसे अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी उत्पादन में मिडवेल और बैथलेहम में, तो यहां भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, मालिक मजदूर के एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं बल्कि पूरक समझने लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। ये सब सोचते हुए इस वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को अपने यहां लागू किया। लेकिन इस कंपनी को जो रिजल्ट मिले वो उत्साहवर्धक नहीं थे। ना उत्पादन में उतनी बढ़ोतरी हुई थी जितने हमने दावे किए कि 12 टन से बढ़ के 60 टन तक उत्पादन हो गया, कई कई गुना। ऐसा नहीं था। ना कंपनी का माहौल कोई सौहार्दपूर्ण था। श्रमिकों की असंतोष समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं, अभी भी लड़ाई झगड़े थे, काम में अरुचि उदासीनता थी, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जा रहे थे श्रमिक। मतलब जो समस्याएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के पहले मौजूद थीं, लगभग वही समस्याएं टेलर को लागू करने के बाद भी दिखाई दे रही थी। कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज हुआ भी था तो बहुत नाम मात्र का। कोई व्यापक पैमाने पर देखें तो कोई बड़े परिवर्तन या चेंज देखने को नहीं मिले थे। तो जब हम टेलर को लागू भी कर रहे हैं लेकिन हमें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, जो परिणाम सोच रहे हैं वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में या तो गलती हम कर रहे हैं कि टेलर को सही से समझ नहीं पा रहे, सही से लागू नहीं कर पा रहे, और या फिर टेलर ने जो कहा है उसी में कुछ कमी है। दोनों ही कंडीशन में टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की जांच करना आवश्यक था कि अगर हम कहीं गलती कर रहे टेलर को समझने में तो वो क्या है, और हम नहीं कर रहे गलती, समझ रहे हैं, तो फिर टेलर में ही कहीं कमी रह गई है तो वो क्या है। कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जब टेलर ने मिडवेल बैथलेहम में लागू किया तो बढ़ा उत्पादन, कई कई गुना बढ़ा, और हम अब जब वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में लागू कर रहे हैं तो वैसे रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो ऐसी स्थिति में टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की जांच आवश्यक हो गई। जांच इस बात की करनी थी, अगर हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का पूरा सार, पूरा निष्कर्ष बात करें तो देखिए, टेलर का कहना है कि भौतिक और यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से सीधा और सकारात्मक संबंध होता है। एक लाइन में सारी यही है, भौतिक यांत्रिक कारक क्या, तो अच्छी कार्य दशाएं दे दीजिए, वैज्ञानिक विधियां ले आइए, फावड़े का वजन, उसके डंडे की लंबाई चौड़ाई ठीक कर दीजिए, तो सब भौतिक यांत्रिक चीजें। कहीं टेलर ने मानव की भावनाएं, फीलिंग्स, इन सब की बात तो की नहीं थी, हमने देखा। तो भौतिक यांत्रिक कारकों का सीधा संबंध है उत्पादन वृद्धि से। कुछ ज्यादा पैसे का लालच दे दो, कुछ थोड़ा सा बीच में चाय पानी दे दो, कुछ
रेल कार लगा दो तो बढ़ जाएगा उत्पादन। इस तरह की बातें की हैं टेलर ने। अब उन्हीं की जांच करनी है हमें कि वास्तव में टेलर की इन बातों में कितनी सच्चाई है कि नहीं है। तो जांच के लिए उस कंपनी का एक प्लांट था, हॉरथॉर्न प्लांट। शिकागो शहर का एक कस्बा है जिसका नाम है हॉरथॉर्न। वहां कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ था। उस प्लांट में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मेयो और उनके सहयोगियों ने। बेसिकली आप देखेंगे जो ये एक्सपेरिमेंट हुए, हॉरथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये कंपनी के ही एक अधिकारी थे, जॉर्ज पेनॉक, उनके द्वारा शुरू किए गए। एक्सपेरिमेंट हुए 27 से 32, और अगर आप थोड़ा सा विश्व इतिहास के संदर्भ में भी चीजों को देखें तो यही वो दौर था जब वैश्विक आर्थिक मंदी हुई थी। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का भी बिल्कुल यही समय था, 5 साल, 27 से 32। उसे हम तीसा की मंदी कहते हैं क्योंकि 1930 के दशक में आई थी। तो कहीं ना कहीं मंदी का भी असर था कि उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है, या उत्पादन बढ़ रहा है तो टेलर ने कहा कि सबको फायदा होगा, तो वो नहीं हो रहा है। तो वैसी स्थिति में भी हमें टेलर के सिद्धांत की जांच जरूरी थी कि भाई ये क्यों मंदी की स्थितियां बन रही हैं। टेलर ने तो कहा खूब उत्पादन बढ़ाओ, खूब फायदा होगा। तो हॉरथॉर्न प्लांट में प्रयोग हुए। कंपनी के ही एक अधिकारी जॉर्ज पेनॉक थे, उन्होंने इन प्रयोगों की शुरुआत की। फिर किसी एक दिन किसी पार्टी में गए ये, वहां इनकी मुलाकात हुई एल्टन मेयो से। एल्टन मेयो सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री थे, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मेयो से चर्चा हुई जॉर्ज पेनॉक की। जॉर्ज पेनॉक ने चर्चा के दौरान बताई ये सारी बातें कि हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं। तो उसी चर्चा में पता लगा कि एल्टन मेयो तो ऑलरेडी 1923 में इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके थे। फिलाडेल्फिया की एक कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा मिल थी, मेयो ऑलरेडी उसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। तो भाई समाजशास्त्री थे, प्रयोग पहले से कर रहे थे वो उस तरह के। तो फिर जॉर्ज पेनॉक ने मेयो से कहा कि आप आइए और जो ये प्रयोग हमने शुरू किए हैं उनमें हमें सहयोग कीजिए, आगे बढ़ाइए प्रयोग। तब फिर मेयो कंपनी के कार्यरत कर्मचारी नहीं थे जैसा कि टेलर और हेनरी फ्यूल में हमने देखा। मेयो समाजशास्त्री थे, बाहर से आमंत्रित विशेषज्ञ थे। हाँ, जॉर्ज पेनॉक कंपनी के कर्मचारी थे। शुरुआत उन्होंने की प्रयोगों की, बाद में फिर उनके आमंत्रण पर एल्टन मेयो गए कंपनी, हॉरथॉर्न प्लांट, और तब उनके नेतृत्व में हॉरथॉर्न प्रयोग संपन्न हुए। लगभग 5 साल चले प्रयोग, और उन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर ही मानव संबंध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उन प्रयोगों के निष्कर्ष प्रकाशित हुए 1939 में, जब एक ये बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था मैनेजमेंट एंड द वर्कर। किताब का कवर आप देख रहे हैं। मेयो के सहयोगी थे रॉथलिस बर्गर। इन्होंने वो किताब लिखी, हॉरथॉर्न प्रयोग और उनके निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए वो किताब लिखी गई, 1939 में पब्लिश हुई। और तब दुनिया को पता लगा कि ये प्रयोग हुए या उनके निष्कर्ष क्या हैं, या मानव संबंध सिद्धांत क्या है। रॉथलिसबर्गर, उसके अलावा विलियम डिक्सन, ये सब एल्टन मेयो के सहयोगी थे। तो जॉर्ज पेनॉक के इनविटेशन पे गए थे ये सब कंपनी में, हॉरथॉर्न प्लांट में, और फिर इन लोगों ने वहां प्रयोग किए थे। तो देखिए आप, जो हॉरथॉर्न प्रयोग हुए, जो मानव संबंध सिद्धांत आया, ये बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की समीक्षा के आधार पर आया। एफडब्ल्यू टेलर ने जब वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया था तो वो किसी की समीक्षा नहीं कर रहे थे।
उनके सामने कोई आधार, कोई बेस नहीं था। एक तरह से जीरो से काम शुरू किया था उन्होंने। लेकिन एल्टन मेयो, जीरो से काम नहीं किया है इन्होंने। इनके सामने टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध ऑलरेडी है, वो कंपनी में लागू हो रहा है, बस वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो ये उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो इनका काम जीरो से नहीं है, बेसलेस नहीं है, एक बेस है इनके पास टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। इन्हें उसमें देखना है, उसकी कमियां खोजना है या उसकी समीक्षा करना है और फिर उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध चूंकि हमें पूरा पता है, तो इसलिए हम आसानी से अब एल्टन मेयो के मानव संबंध को समझ सकते हैं, क्योंकि उसी की समीक्षा की है एल्टन मेयो ने। हॉर्थॉर्न प्रयोग और उनके निष्कर्ष जिनसे जन्म हुआ मानव संबंध सिद्धांत का, क्या थे हॉर्थॉर्न प्रयोग और उनके निष्कर्ष क्या थे? 4-5 प्रयोग हुए थे हॉर्थॉर्न प्लांट में। तो देखिए, लिखे हैं प्रयोगों के नाम। पहला, प्रकाश चमक पर प्रयोग, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, 24 से 27। चूंकि मैंने बताया कि वो जॉर्ज पेनॉक तो शुरुआत पहले ही कर चुके थे प्रयोगों की, वो तो बाद में फिर मेयो मिले, वो तब आगे बढ़े, तो मूलतः वो 27 से 32 समय माना जाता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा, यंत्र संग्रहित परीक्षण कक्ष प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम, 27 से 29। तीसरा, साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, 28 से 30। चौथा, बैंक वायरिंग निरीक्षण कक्ष, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी, 32। और लगभग उसी समय फिर कर्मचारी परामर्श। तो ये हॉर्थॉर्न प्रयोग थे, 5 प्रयोग और उनसे मिले निष्कर्ष के आधार पर मानव संबंध सिद्धांत। क्या थे ये प्रयोग? जैसे पहला प्रयोग है प्रकाश चमक पर प्रयोग। टेलर ने कहा था मानकीकृत कार्य दशाएं होंगी। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब ब्रेक होगा, कितनी देर का ब्रेक होगा, काम के तरीके पद्धतियां क्या होंगी, ब्रेक में चाय पानी मिलेगा, हवा कितनी, रोशनी कितनी होगी, सब कुछ पहले से फिक्स। मैंने आपसे कहा कि आजकल देखिए, आप डोमिनोज में जाएं, मैकडोनल्ड में जाएं, इनके किसी आउटलेट में जाएं, तो आपको टेलर लागू होते हुए दिखेंगे कि उनका जो अंदर का पूरा एरिया है, जहां वो अपना पिज्जा बर्गर तैयार करते हैं, आप हम नहीं जाते, हम केवल काउंटर के इस तरफ होते हैं अंदर। वहां अंदर का आप देखिए लगभग काम ऑटोमेटिक है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। कुछ 4-6 लोग हैं जो एक एक मशीन पे हैं, कोई बर्गर बना रहा, कोई पिज्जा बना रहा, कोई फ्रेंच फ्राइज बना रहा, कोई और वहां देखिए आप तो सब कुछ फिक्स है कि किस मशीन पे क्या काम होगा, कौन किस मशीन पे खड़ा होगा, कितना टेम्परेचर होगा, एसी से लेके कूलिंग या लाइट या सब। इवन आप देखिए तो आउटलेट्स का, उनके बोर्ड का कलर स्कीम तक सेम है। पूरे दिल्ली, पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए तो दूर से ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये मैकडोनल्ड की दुकान है या ये डोमिनोज का है। तो बोर्ड का कलर तक नहीं बदलता उनका, मतलब इतना स्टैंडर्डाइजेशन है हर चीज का फिक्स कि इसी कलर में ये कुर्सियां होंगी, यही कलर हमारा अंदर के आउटलेट का होगा, कुर्सियों से लेके सब कुछ आप देखिए। तो प्रकाश चमक का प्रयोग जैसा नाम है, टेलर ने जितना प्रकाश बताया है, मान लीजिए टेलर ने कहा है कि 10 बाई 10 का एक कमरा है, वहां 6 श्रमिक या 4 श्रमिक बैठ के काम कर रहे हैं, उस कमरे में अगर 60 वाट का एक बल्ब हम लगा दें तो उतनी रोशनी पर्याप्त है अच्छे से काम करने के लिए। तो अब देखना है कि वास्तव में क्या इन चीजों का कोई असर होता है उत्पादन से या नहीं होता है। गहमे और उनके सहयोगी 2 कमरे चुने जहां महिला श्रमिक काम कर रही थी। इलेक्ट्रिक कंपनी है, बिजली के तार, फोन का सामान, ये सब बनता था कंपनी में। 2 कमरे चुने प्रयोग के लिए, महिला श्रमिक काम कर रही थी। एक कमरे में उतना टेम्परेचर किया जितना टेलर ने बताया। मान लीजिए हमने कहा, टेलर ने कहा है कि 10 बाई 10 का कमरा है तो 60 वाट का बल्ब एक उतना पर्याप्त रोशनी है, एक कमरे में उतना कर दिया।
दूसरे कमरे में कम ज्यादा किया कि ताकि ये पता लगे कि क्या प्रकाश का कोई उत्पादन से डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। दूसरे कमरे में 60 की जगह 100 वाट का बल्ब लगा दिया, और जब ऐसा किया तो इन लोगों ने पाया कि उस दूसरे कमरे के श्रमिकों के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब ये निष्कर्ष निकला कि ज्यादा प्रकाश में ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन कुछ दिन बाद आश्चर्य हुआ तब जब इन्होंने प्रकाश को घटा के 40 कर दिया। 60 को 100 किया था तो उत्पादन बढ़ा, और जब घटा के 40 कर दिया और आश्चर्य हुआ कि तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 60 का 100 किया तब भी उत्पादन बढ़ा, 60 का 40 किया तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो अभी तो लग रहा था कि ज्यादा प्रकाश मतलब ज्यादा उत्पादन, लेकिन अब कम प्रकाश में भी ज्यादा उत्पादन, तो अब चीजें थोड़ा सा घालमेल हो रही हैं। दूसरे कमरे में गए जहां वो टेलर के अनुसार फिक्स था कि वहां क्या स्थिति है। अगेन और आश्चर्य हुआ कि उस दूसरे कमरे में जो टेलर के बताए अनुसार ही प्रकाश था, प्रयोग के दौरान उस कमरे के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मतलब तीनों कंडीशन में उत्पादन बढ़ा। प्रकाश बढ़ाया तब भी, प्रकाश घटाया तब भी, और दूसरे कमरे जिसमें प्रकाश उतना ही था तब भी। तो अब यहां बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या निष्कर्ष निकालें, या अब पहले तो जहां निष्कर्ष ये निकल रहा था कि ज्यादा प्रकाश मतलब ज्यादा उत्पादन, अब यहां तो ये लग रहा है कि प्रकाश का कोई उत्पादन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन में बढ़ रहा है उत्पादन। फिर भी अभी इस निष्कर्षों को निकालना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। और एक प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग देख रहे हैं आप, यंत्र संग्रहित परीक्षण कक्ष प्रयोग। प्रकाश के साथ साथ जो और दूसरे भौतिक यांत्रिक कारक हैं उनको भी शामिल किया। प्रकाश के कलर चेंज किए गए। पहले जमाने में आप देखें तो नीला, लाल, अलग अलग कलर के बल्ब आया करते थे। कलर चेंज करके देखे गए कि क्या इनका कोई असर पड़ता है। दूसरे और भौतिक यांत्रिक कारकों को शामिल किया गया, जैसे टेलर ने कहा है कि काम के दौरान बीच में ब्रेक में कंपनी की तरफ से चाय पानी की व्यवस्था में, और उनके सहयोगियों ने प्रोविजन कर दिया कि ब्रेक और ब्रेक में लंच कंपनी की तरफ से ही, घर से आपको लंच लाने की जरूरत नहीं है। और फिर इन लोगों ने पाया कि जब ऐसा हुआ ब्रेक और ब्रेक में लंच कंपनी की तरफ से, तो उत्पादन बढ़ गया। मतलब फिर इन लोगों को लगा कि अच्छा, इसका मतलब है कि इन सब चीजों का उत्पादन वृद्धि से संबंध है। ब्रेक दे दो, लंच घर से बना के नहीं लाना पड़ा, कंपनी के ही कैंटीन में लंच मिल जाए कम पैसे में या मुफ्त में, तो भाई लोग ज्यादा काम करते हैं। अगेन आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अचानक लंच की व्यवस्था बंद कर दी कंपनी की तरफ से, और पाया कि तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। लंच दिया तो भी उत्पादन बढ़ा, और लंच बंद कर दिया तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज हुई। प्रकाश के कलर बदले गए, नीला, लाल, हरा, बातें वही थी कि हर कंडीशन में उत्पादन बढ़ा। तो अब इन दो प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इसका मतलब है कि भौतिक और यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से कोई
सीधा और सकारात्मक संबंध नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी एक ही कंडीशन में उत्पादन बढ़ता। भोजन दिया तो बढ़ता, भोजन बंद किया तो घट जाता। प्रकाश बढ़ाया तो बढ़ता और घटाया तो घट जाता। तो भाई समझ में आती बात। लेकिन या तो हर कंडीशन में उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इन जो ये भोजन, प्रकाश, ब्रेक, इन चीजों का कोई सीधा रिलेशन नहीं है उत्पादन वृद्धि से, बल्कि व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है। कोई और चीज है, व्यक्ति के मन में कुछ और चल रहा है जो उसे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है। मतलब पहली बार आप देखिए, व्यक्ति के महत्व पर बल दिया गया, उसके बारे में सोच सकारात्मक तथा आशावादी हुई। अभी तक मान के चला जा रहा था कि व्यक्ति कामचोर और आलसी होता है, मौका मिले तो काम से बचना और भागना चाहता है। काम एक श्रमिक करेगा और उसे देखने वाले 8 पर्यवेक्षक होंगे। घंटे वाला सिस्टम होता है तो व्यक्ति कामचोरी करता है, मक्कारी करता है। घंटे वाले सिस्टम को बंद कर देंगे, हम प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर भुगतान करेंगे। तो व्यक्ति के बारे में जो सोच थी वो पूरी तरह से नकारात्मक थी या एक्स विचारधारा थी। मेयो ने एकदम विपरीत बात कही कि नहीं, हमने तो सब करके दे लिया, भोजन भी दिया नहीं दिया, हर कंडीशन में उत्पादन बढ़ रहा है। मतलब इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता उत्पादन पे, व्यक्ति के मन में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा वो भी आगे जानने का प्रयास किया इन्होंने। अभी इन 2 प्रयोगों के निष्कर्षों की हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ सकता है। जरूरत है व्यक्ति की चाहत को, उसकी भावनाओं, उसकी पसंद नापसंद को समझने और उन्हें संतुष्ट करने की। अगर व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, उसकी भावनाएं संतुष्ट होंगी, जैसा कि चाहे अनचाहे शायद अभी हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, तो इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है। जानना था हमें कि क्या चल रहा है व्यक्ति के मन में, कि भोजन दिया तब भी उत्पादन बढ़ रहा है और भोजन नहीं दिया तब भी उत्पादन बढ़ रहा है। तो तीसरा प्रयोग किया इन लोगों ने, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, साक्षात्कार कार्यक्रम। एक एक करके उन महिला श्रमिकों को बुलाया, इंटरव्यू लिए उनके, पूछा कि भाई बता दीजिए आप लोग कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, कि हमने भोजन दिया तब भी उत्पादन बढ़ाया, आपने भोजन बंद कर दिया तब भी। क्या चल रहा है अभी आपके मन में, क्यों ऐसा हो रहा है। जो उन लोगों ने जवाब दिए अगेन चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आपस के संबंध मधुर होते हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें इज्जत सम्मान देते हैं, हमें मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि एक मानव समझते हैं, हमारी भावना, पसंद नापसंद का आदर करते हैं, तो हमें उत्पादन बढ़ाने की, काम करने की इच्छा होती है। उन महिला श्रमिकों का कहना था कि हमें इस बात से फर्क नहीं है कि आपने भोजन दिया और फिर बंद कर दिया, हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमारे बारे में सोचा। आज आप अगर हमारे बीच में प्रयोग कर रहे हो, हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप हमारे बारे में सोच रहे हो। और सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि आप हमें अपनी कंपनी, अपने संगठन के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हो। तो हमें बस इसी बात की खुशी और सेटिस्फेक्शन है कि आपने हमें महत्व दिया, कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा समझा, हमें मशीन का पुर्जा नहीं समझा आपने। टेलर ने कभी ये काम नहीं किया था कि उनके बीच में जाके पूछें या बातचीत करें या समस्याएं या जो
अपने बस की फावड़े का वजन घटा दो, कि बढ़ा दो, कि डंडे की लंबाई कम कर दो, कि ज्यादा कर दो। तो यह पूछ रहे हैं कि बताइए क्यों, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उन श्रमिकों के साथ बैठ रहे हैं, और अपने आप में यही बड़ी बात है। और वही उन कर्मचारियों का कहना था कि हमें बस इसी बात की खुशी है कि आप हमारे साथ बैठ रहे, हमसे बातचीत कर रहे हो, पूछ रहे हो आप हमसे, आप हमें उतना आदर सम्मान दे रहे हो कि हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हो, मतलब आप हमें इस कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा समझ रहे हो। तो हमें थोड़ा सा महत्व दीजिए आप, थोड़ा इज्जत सम्मान, मतलब हमें भी ये फील हो कि हम आपके लिए कीड़े मकोड़े नहीं हैं, मशीन का एक पुर्जा नहीं है, हमारी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस। हाँ, साथ में ये भी कि हमारे आपस के संबंध अच्छे होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो भी हमें काम करने की इच्छा होती, तो स्वाभाविक सी बात है। वो घर हो, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, कि सास बहू कुछ और, तो देखिए माहौल कैसा हो जाता है, किसी का काम करने में मन नहीं लगता। ऑफिस हो, आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपके कलीग्स हैं, अगर उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, मन मुटाव है, बातचीत नहीं हो रही, अपने ही एक तनाव सा माहौल रहता है, काम करने में वो रुचि, वो उत्साह नहीं होता। और संबंध अच्छे हैं, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस कलीग्स हो, तो अलग एक जोश उत्साह से आदमी काम कर पाता है। तो उन्हीं चीजों पे इन लोगों ने बल दिया, पारस्परिक संबंधों की मधुरता, थोड़ा सा व्यक्ति की भावनाएं, इज्जत सम्मान। और तब फिर निष्कर्ष निकला कि इसका मतलब है कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी नहीं है, जो टेलर का कहना था, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। पैसे का लालच नहीं व्यक्ति के लिए सब कुछ है। और महिला श्रमिकों में किसी ने ये नहीं कहा कि जिस दिन आपने हमें चिकन बना के दिया था या मटर पनीर दिया था उस दिन हमने ज्यादा उत्पादन किया था, और जिस दिन आपने सूखी रोटी दी उस दिन नहीं। कहीं कोई उसमें आर्थिक बातें नहीं थी, कि उसमें बस यही था कि संबंध अच्छे हों, आपस में बातचीत होती रहे, बोलचाल बना रहे, थोड़ा सा आप हमारे फीलिंग्स, इमोशंस को ख्याल रखें, तो हमें उत्पादन बढ़ाने की इच्छा है। मतलब व्यक्ति आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी है, सोशल मैन। और सामाजिक प्राणियों का समूह संगठन है, तो संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, सोशल स्ट्रक्चर। अब तक मान के चला जा रहा था कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी है, पैसे का लालची है, ज्यादा पैसे का लालच देके हम उससे ज्यादा से ज्यादा काम ले सकते हैं। यहां मियो ने फिर एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया। चौथा प्रयोग हुआ बैंक वायरिंग निरीक्षण कक्ष। जैसा नाम ही ऑब्जर्वेशन स्टडी थी। ये लोग गए उन कमरों में जहां वो महिला श्रमिक काम कर रही हैं, बस कोने में कुर्सी डाल के बैठ गए, सुबह शाम दिन भर केवल इन लोगों की गतिविधियों को वॉच किया, कब वो आ रही हैं, कब जा रही हैं, आपस में क्या बातचीत हो रही है, कौन किसके साथ बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, कौन सा काम कितनी देर में, बस केवल ऑब्जर्व किया उनकी दिन भर की एक्टिविटीज को, बातचीत को। और ऑब्जर्वेशन के दौरान इन लोगों ने फिर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पाई वो थी अनौपचारिक संगठन। इन लोगों ने पाया कि उन महिला श्रमिकों ने आपस में अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे, जिन्हें अनौपचारिक संगठन हम कहते हैं। आपसी संबंधों, भावनाओं के आधार पर वो समूह विकसित हो गए थे। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग उस समूह के साथ जुड़े रहना, उस समूह की इच्छाओं, भावनाओं का आदर करना,